अकाउंट में हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, इकाई अथवा इकाई और उत्पादन लागत। ये इसका पार्ट 7 है। यदि आपने बाकी पार्ट्स इसके नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर। तो चलिए, मैंने आज फिर से एक नया क्वेश्चन लिया है। इसमें ये है, एक कंपनी एक्स तथा वाई दो प्रकार के खिलौने बनाती है और 31 दिसंबर को इनका जो ये है समापन है इनके निर्माण का, वो 31 दिसंबर 2016 को हुआ है। नीचे कुछ हमें दिया गया है। निर्माण लागत निम्नलिखित हैं जो नीचे लिखी गई हैं। ये यहाँ कहा है कि प्रत्यक्ष लागत डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है और डायरेक्ट लेबर 1,12,000 है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसे हम प्रोडक्शन भी कह सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। ये है हमारा 48,000। अब देखिए, दो प्रकार की है और अमाउंट हमें वही एक ही दी गई है, तो इसके लिए नीचे कुछ कंडीशन दी गई होगी। अब हम कैसे पता करें कि एक्स में कितनी अमाउंट जाएगी और वाई में कितनी अमाउंट जाएगी? तो इसके लिए नीचे कंडीशन दी गई है कुछ, तो उन्हें देखते हैं। यहाँ लिखा है, वर्ष के प्रारंभ अथवा अंत में कोई अर्धनिर्मित मान नहीं था। यह ज्ञात हुआ कि फर्स्ट जो पॉइंट है एक्स, जो एक्स है हमारा, देखो दो प्रकार के हमारे टॉयज़ हैं। एक एक्स प्रकार का टॉयज़ है और एक वाई प्रकार का टॉयज़ है। यहाँ कहा गया है कि एक्स प्रकार के प्रति खिलौने प्रत्यक्ष सामग्री लागत तथा वाई प्रकार के प्रति खिलौने प्रत्यक्ष सामग्री लागत से दुगने हैं। तो अब देखो, यहाँ दुगने हैं तो मुझे इसका रेशो निकालना पड़ेगा और रेशो निकालने के बाद मैं उस रेशो को डिवाइड कर दूंगी एक्स और वाई के रेशो में। तो मेरी एक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी, वाई की अमाउंट निकल के आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं। जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगी सॉल्व तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि क्या क्या हमें मटेरियल दिया गया है। यहाँ पर आइटम दिया गया है कि वाई किस्म, सेकेंड पॉइंट है कि वाई किस्म की प्रति खिलौने, जो वाई प्रकार के प्रति खिलौने हैं, ये प्रत्यक्ष श्रम लागत, जो प्रत्यक्ष श्रम लागत है उसके लिए कहा गया है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, प्रत्यक्ष सामग्री के लिए तो ये वाली लाइन कही गई है, और यहाँ है प्रत्यक्ष श्रम के लिए सेकंड वाली लाइन कही गई है, और कारखाना अपव्यय के लिए, ये जो कारखाना अपव्यय है इसके लिए तीसरी लाइन कही गई है। तो इसके प्रत्यक्ष श्रम के लिए कहा गया है कि वाई किस्म के प्रति खिलौने प्रत्यक्ष श्रम के एक्स प्रत्यक्ष श्रम लागत तथा एक्स, यहाँ देखिए कोमा है, एक्स किस्म के खिलौने का 60% है। तो इसका भी हम रेशो निकाल लेंगे। अब वो रेशो किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना देख लीजिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कारखाना अपव्यय 30 पैसे एक्स और वाई किस्म के खिलौनों में एक ही प्रकार की दरें हैं, दर होता है रेट। फोर्थ पॉइंट है कि प्रत्येक प्रकार के खिलौनों में प्रशासकीय अपव्यय, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है प्रत्यक्ष व्यय, ये जो प्रत्यक्ष व्यय निकल के आएगा उसका 200% है। और फिफ्थ पॉइंट कहा गया है कि प्रत्येक बेचे गए माल की बिक्री अपव्यय, मतलब सेलिंग ओवरहेड जो है हमारा 25 पैसे हैं, मतलब 25 पैसे एक्स के लिए है सेलिंग ओवरहेड और 25 पैसे ही वाई के लिए हैं। यहाँ कहता है, देखो यहाँ प्रत्येक और प्रत्येक लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमें ये बताया गया होगा क्वेश्चन में कि कितना हमने प्रोडक्शन किया है एक्स का, एक्स टॉयज़ का, मतलब कितने हमने एक्स टॉयज़ बनाए हैं और वाई टॉयज़ कितने बनाए हैं। ठीक है, ये हमें दिया होगा। तो यहाँ देखिए 6 पॉइंट में यही लिखा है कि वर्ष में एक्स प्रकार के खिलौनों का उत्पादन 40,000 था, जिनमें से बेचे गए 36,000 है। अब देखिए यहाँ जब 40,000 का आपने उत्पादन किया और 36,000 बेच दिए तो आपके पास कितना बचा? 4,000। तो 4,000 जब आपके पास बच गया तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कंपनी स्टार्ट करने पे आपने 40,000 का माल बनाया और 40,000 के माल में से 36,000 का माल बिक गया, तो जो आपके पास बच जाता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ये तो हो गया एक्स प्रकार के लिए। यहाँ देखिए वाई किस्म के खिलौनों का उत्पादन 1,20,000 था, जिनमें से बेचे गए कितने? 1 लाख। अब देखिए 1,20,000 वाई किस्म के जो खिलौने थे उनका उत्पादन किया गया था, लेकिन वाई किस्म के खिलौनों में से केवल 1 लाख खिलौने ही बिक पाए। तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा? क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास 20,000। यहाँ क्या है? सेल, यहाँ हमारा विक्रय मूल्य मतलब सेल एक्स किस्म
जो है 7 प्रति खिलौना है और वाई किस्म के 5 प्रति खिलौना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि मैं समझाऊँ और आप अपनी कॉपी में देख के उसको समझ सकें। तो इसको मैं देखिए यहाँ से शो कर रही हूँ, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा सारा जो भी ये मटेरियल है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ये फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट में हम लिखेंगे कोशिट फॉर द एंडिंग ईयर 31 दिसंबर 2006। ये हमारा जो समाप्त हुआ है, एंडिंग हुई है, वो 31 दिसंबर को, ये जो कि हमने क्वेश्चन में यहाँ हम पर्टिकुलर डालेंगे। हमारे पास 2 प्रकार के खिलौने हैं, एक एक्स और एक वाई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने खिलौने होते हैं उतने हम उसका कॉलम बनाते हैं। इसमें हम ले लेंगे टोटल कॉस्ट और यहाँ ले लेंगे पर यूनिट। जब लास्ट वीडियो मैंने कराई थी, इसकी अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हम यूनिट यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ये टोटल कॉस्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। तो मैंने इस बार यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा है और पर यूनिट यहाँ लिखा है। इसी तरह से वाई के लिए टोटल कॉस्ट यहाँ, पर यूनिट यहाँ, और ये हो जाता है टोटल ऑफ बोथ टॉयज़, मतलब टोटल दोनों प्रकार के जो टॉयज़ हैं उनका टोटल कितना है, यहाँ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि किस तरह से ये किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल। और यहाँ दिया गया है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी हम कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेजेस लिख दिया है। अब देखिए यहाँ अमाउंट है 2 लाख और यहाँ है 1 लाख। जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी अमाउंट है यहाँ 2 लाख। अब 2 लाख को मुझे इसमें और इसमें डिवाइड करके लिखना होगा। अब वो डिवाइड किस तरह से करना है, नीचे देखो एक हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी मटेरियल के ऊपर कि प्रत्यक्ष श्रम, ये जो प्रत्यक्ष श्रम है इसको मटेरियल, ये सामग्री है, इस सामग्री को हम कहते हैं मटेरियल। तो इसके बारे में कुछ कहा गया है कि एक्स प्रकार के प्रति खिलौने, जो एक्स प्रकार के प्रति खिलौने हैं, प्रत्यक्ष सामग्री लागत तथा वाई प्रकार के प्रति खिलौने प्रत्यक्ष सामग्री, देखो यहाँ पे सामग्री है, सामग्री लागत से दुगना है। तो इसका हम रेशो निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ y का जो रेशो हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी x का रेशो 2 हो जाएगा और y का हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो y प्रकार के प्रति खिलौने हैं वो उससे दुगने हैं x प्रकार के प्रति खिलौने। तो x हमारा हो जाएगा, मैंने ले लिया 2, तो ये हो जाएगा। तो मैंने क्या माना, देखो ये जो y प्रकार के प्रति खिलौने हैं प्रत्यक्ष सामग्री से दुगने हैं। अब प्रत्यक्ष सामग्री से दुगने हैं x प्रकार के प्रति खिलौने, तो मैंने मान लिया जो y प्रकार के प्रति खिलौने हैं वो 1 है, तो x प्रकार के प्रति खिलौने कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये जो रेशो निकला है, ये रेशो निकला है केवल प्रति, मतलब 1 यूनिट का रेशो निकला है। अब ये जो रेशो है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जितना हमने प्रोडक्शन बनाया, जितना हमने उत्पादन किया है, जितना हमने प्रोडक्शन किया है उसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारा टोटल रेशो निकलेगा। और जब टोटल रेशो निकलेगा उस टोटल रेशो से हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हम एक अमाउंट यहाँ और दूसरी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से हमने अभी प्रति जो पर यूनिट रेशो निकाला है अब हम निकालेंगे टोटल यूनिट रेशो, मतलब यूनिट प्रोडक्शन कितना है हमारा, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए जो एक्स प्रकार के खिलौने हैं उनका प्रोडक्शन 40,000 है और जो वाई प्रकार के खिलौने हैं उनका प्रोडक्शन 1,20,000 है। मतलब उत्पादन हमने कितना किया है, मैंने देखो यहाँ भी लिखा है जो टोटल उत्पादन किया गया है वो 40,000 किया गया एक्स के लिए और वाई के लिए किया गया है। वाई का जो टॉयज़ जो है, वाई टॉयज़ जो है उनका उत्पादन 1,20,000 का, मतलब जो वाई प्रकार के टॉयज़ हैं वो 1,20,000 बनाए गए हैं और जो एक्स प्रकार के टॉयज़ हैं वो 40,000 बनाए गए हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, क्योंकि ये हमारे हैं पर यूनिट रेशो और हमें निकालना है टोटल यूनिट रेशो, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए जो हमारा मटेरियल जो हमारा पर यूनिट में आया था, पर यूनिट का जो रेशो था हमारा एक्स का 2 था और वाई का 1 था। और यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस कितनी की गई है, एक्स के लिए 40,000 है और वाई के लिए हमारा 1,20,000 है। 40,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पर यूनिट का है और हमें टोटल यूनिट के निकालना है रेशो, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 आएगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी इतनी
सॉरी ये कॉस्ट नहीं कहलाएगी, केवल टोटल कहलाएगा। टोटल आ जाएगा हमारा 80,000 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,20,000। अब 80,000 और अब ये टोटल रेशो आ गया हमारा। अब इसको हम स्मॉलेस्ट कर लेंगे जब तक ये डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ कितनी जीरो है, 1 2, रेशो तो आपको निकालना आता ही है, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 जीरो तो कट जाएंगे। अब यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 12, तो 4 से हमने इसको डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो इसका जो टोटल रेशो आएगा 2:3 आएगा। अब ये जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल की टोटल अमाउंट है, यहाँ पर जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल की टोटल अमाउंट है 2 लाख, ये बढ़ जाएगी हमारी 2:3 रेशो में। x का अनुपात 2 है और y का अनुपात 3 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड कर देंगे। हमारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 2 लाख का है, तो ये हमारा x के लिए कितना आएगा। अब देखिए x का जो हमारा यूनिट आया है वो 2 आया है और टोटल कितना है, 5 है। यहाँ देखिए हमारा जो टोटल कितना आएगा, ये 5, तो x का जो रेशो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा और y का रेशो हो जाएगा 3/5। तो जो x की अमाउंट कहलाएगी वो 2 लाख, क्योंकि टोटल अमाउंट 2 लाख है, 2 लाख 2/5 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 और 40,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। इसी तरह से हम y के लिए निकालेंगे। टोटल अमाउंट कितनी है, 2 लाख है और उसका रेशो 3/5 है। यहाँ मैंने आपको बताया y का जो ये देखिए y का जो रेशो है 3 है तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा 4 तिया 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000। तो x में जाएगी अमाउंट 80,000 और y में जाएगी अमाउंट 1,20,000। तो हमारी डायरेक्ट मटेरियल जो हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। पर यूनिट हम लास्ट में भी निकाल सकते हैं इसकी। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब देखिए डायरेक्ट वेजेस की भी यहाँ पे कंबाइंड अमाउंट दी गई है, टोटल अमाउंट दी गई है। ये नहीं बताया कि जो हमारे x टॉयज़ हैं उसकी कितनी अमाउंट है या y टॉयज़ हैं उसकी कितनी अमाउंट है। तो ये जो 1,12,000 है इसके लिए भी नीचे देखो कुछ यहाँ पे कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि y किस्म की प्रति खिलौने प्रत्यक्ष श्रम लागत x किस्म के प्रति खिलौने के 60% है। अब इस वाली कंडीशन में कहा गया है कि जो x किस्म के खिलौने हैं x किस्म के और ये y किस्म के, तो जो x है वो मैंने मान लिया 100% और y हो जाएगा 60%। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो y किस्म के प्रति खिलौने प्रत्यक्ष लागत श्रम है y किस्म के प्रति खिलौनों की, वो x किस्म के प्रति खिलौनों का 60% है। तो मुझे x का नहीं बताया गया तो मैं x का मान लूँगी 100% और y का हो जाएगा 60%। चलिए फिर से इसको आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको x देखो, इसको भी आप x मान के भी, यदि आपको ये इस तरह से सुविधा लग रही है तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो अपने माइंड के अनुसार कर लीजिए। x मान के भी आप कर सकते हैं इनको। इस पूरे ये जो पूरा मटेरियल है इसको आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूनिट में लिया है, मतलब नंबर्स में लिया है, तो मुझे इस तरह से आसान लगता है। तो यहाँ आ जाएगा 100, क्योंकि जो x है उसका कहा है कि 60% है। अब x तो हमें पता नहीं कि कितना है, तो यहाँ हम x भी मान सकते हैं या कुछ और नंबर मान लीजिए, मतलब ऐसी वो एक अल्फ़ाबेट मान लीजिए जो आपको सीधा लगे। तो यहाँ मैंने माना है कि जो x है वो 100% है, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो x को मैंने मान लिया 100 और y हो जाएगा हमारा 60%, क्योंकि जो y है वो x का 60% है। तो यदि मैं 100 का 60% निकालूँ तो आ जाता है मेरा 60। ठीक है, तो इसका रेशो मैं निकाल दूँगी। इसका रेशो हो जाएगा हमारा, देखो 0 से 0 कैंसिल, रेशो निकालेंगे और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 5 और 3 आ जाएगा। x का हो जाएगा 5 और y का हो जाएगा 3। ये केवल और केवल अभी प्रति खिलौने हैं, तो हमें टोटल रेस प्रति खिलौनों का है, तो ये पर यूनिट रेशो निकला है अभी 5:3। यहाँ मैंने लिखा है जो हमारा ये आया है डायरेक्ट वेजेस 100 x का हो गया। ये देखो मैंने ऊपर ही लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ये x का है और ये y का है। तो ये x हो गया 100 और ये हो गया 60। अब देखिए जो हमारा मैंने अभी बताया था कि 5:3, इसको हम यहाँ मान लो ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, इसको हमने किया डिवाइड।
तो यहाँ पे हम देखो 40 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा ये रेशो निकल के आएगा। यदि मैं डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई 40,000, क्योंकि 40,000 में क्यों करेंगे, अब मैंने ऊपर भी बताया कि टोटल उसने प्रोड्यूस कितना किया है 40,000 और वाई ने किया है 1,20,000, मतलब कितने बनाए टॉयज़, उसने 40,000 बनाए और इसने 1,20,000। तो 10,000 100 की इंटू करेंगे 40,000 में तो ये आ जाएगा 40 लाख, और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा। अब इसका और इसका रेशो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 अनुपात, मतलब 5:9। अब ये जो हमारा डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट वेजिस है ये हमारा 5:9 में डिवाइड हो जाएगा, 5:9, क्योंकि हमारा जो रेशो निकल के आया है वो हम इसका डायरेक्ट वेजिस का 5:9 आया है। तो एक्स के लिए 5 ये, और टोटल कितना आ जाएगा ये 14। तो एक्स का रेशो हो जाएगा 5/14 और वाई का रेशो हो जाएगा 9/14। तो ये वाली अमाउंट हम इस रेशो में डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ मैंने देखो रेशो भी लिख दिया। तो हमारा यदि मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाता है मेरा 40,000 और ये आ जाएगा मेरा 72,000। आप करके देख लीजिए यही आएगा। यदि मैं 1,12,000 को इस रेशो में डिवाइड करती हूँ तो एक्स के लिए आएगा इतना और वाई के लिए आएगा इतना। अब आपको ये तो पता है कि यदि मैं मटेरियल को और वेजेस को ऐड करती हूँ तो मेरा आता है प्राइम कॉस्ट निकल के, तो ये आ जाता है मेरा टोटल 1,20,000। यहाँ मेरा आ जाता है प्राइम कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे मुझे निकालने हैं यूनिट, तो मैं ये जितनी भी अमाउंट दी गई हैं बारी बारी से मैं इससे डिवाइड करती जाऊँगी तो मेरी पर यूनिट निकल जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 40,000 से तो आ जाएगा 2, 40,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो 1, और 20,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो ये आ जाएगा 3। आप इसको भी टोटल में इसको भी ऐड करके लिख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये, और 72 को डिवाइड करें, ये डिवाइड करने हैं हमें, और 72 को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से तो हमारा आ जाता है 0.60। ठीक है। अब और इसका आ जाएगा हमारा 1.60 इसको डिवाइड करने पर। अब हम निकालेंगे वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए भी देखो यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है ये भी फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसे हम देखो कारखाना अप्रूव्य को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। तो ये अमाउंट दी गई है 48,000। इसके बारे में भी नीचे कुछ कहा गया है। यहाँ देखिए कारखाना अप्रूव्य जो है वो 30 पैसे है एक्स और वाई किस्म के खिलौनों में एक ही दर पर है, मतलब एक्स के लिए भी 30 पैसे और वाई के लिए भी 30 पैसे है प्रति दर से। तो यहाँ आ जाएगा 0.30 एक्स के लिए और यहाँ पे आ जाएगा 0.30 वाई के लिए। ये आ जाता है पर यूनिट रेशो। अब हमें निकालना है टोटल यूनिट रेशो, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले निकाले हैं, पहले ये 2 निकाले हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ये है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड, ये एक्स के लिए 0.30 और ये 0.30, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि टोटल प्रोडक्शन हमारा इतना है एक्स का और वाई का इतना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये आ जाएगा 12,000, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये आ जाएगा 36,000। अब टोटल रेशो निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो टोटल रेशो आ जाता है हमारा 1:3। अब इस रेशो में ही हम फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम 1:3। अब इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है ये 12,000। आप करके देख लीजिए आपका 12,000 ही आएगा और ये आ जाएगा 36,000। तो हमारा हम प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है वर्क कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 1,32,000 और ये आ जाता है हमारा इतना। ठीक उसी तरह से हम यूनिट निकालेंगे यहाँ पे, तो इसकी यूनिट डिवाइड करके यूनिट निकालेंगे तो इसके यूनिट आ जाएगी 30 और इसकी यूनिट भी आ जाएगी 30, और इसको भी डिवाइड करेंगे 40,000 से तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारी 3.30, और इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 से तो इसका यूनिट आ जाएगी 1.90। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितनी लागत का हमने प्रोडक्शन बनाया है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के खिलौनों में
चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, दोनों प्रकार के खिलौनों में प्रशासनीय अपव्यय यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रत्यक्ष श्रम यानी कि डायरेक्ट वेजिस का 200% है। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अपव्यय है, ये हमारा डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट लेबर कह लो या डायरेक्ट वेजिस कह लो, डायरेक्ट वेजिस का 200% है। तो हमने यहाँ लिख लिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये 200% है किसका, जो हमारी इसके एक्स के लिए ये है हमारी क्या वर्क डायरेक्ट वेजिस, और वाई के लिए हमारी डायरेक्ट वेजिस ये है। तो यदि मैं इस अमाउंट का इसका 200% निकालूं तो मेरा आ जाता है 80,000, और इसका 200% निकालूं तो मेरा आ जाता है 1,44,000, 1,44,000। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा डायरेक्ट वेजिस है यानी कि प्रत्यक्ष श्रम है, उसकी अमाउंट का 200% एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनीय अपव्यय है। तो ये हमने निकाल देंगे 200% इसका और इसका 200% निकालेंगे तो ये आएगा, और इसका 200% निकालेंगे तो ये आएगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 2,12,000, और इसमें इसको ऐड करते हैं तो 3,72,000। फिर से इनकी पर यूनिट निकाल लेंगे। 80,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो आ जाता है हमारा 2, और ये इसको डिवाइड करेंगे 40,000 से तो 5.30 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 से इससे तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 1.20, और टोटल को ऐड करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 3.10। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि प्रारंभिक जो हमारा निर्मित माल है, निर्मित माल, ये जो देखो निर्मित माल होता है, ये नहीं दिया गया है प्रारंभ वाला, मतलब क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे देखो हम क्लोजिंग स्टॉक इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपका ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि वर्ष में एक्स प्रकार के खिलौने का उत्पादन 40,000, जिनमें से 36,000 बिके। मान लो 40,000 का उत्पादन हुआ है और 36,000 बिके हैं, तो टोटल देखो एक्स के लिए कितना आएगा हमारा। यहाँ हमने देखिए ये लिख लिया है हमें आपको मैंने पहले ही बताया जो क्लोजिंग होता है उसे हम हमेशा माइनस करते हैं और ओपनिंग को हमेशा प्लस करते हैं। तो हमने लिखा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक्स का 4,000 बचा है माल और वाई का 20,000 बचा है। कैसे? क्योंकि जो एक्स है, एक्स प्रकार के खिलौने हैं, उनका 40,000 का उत्पादन किया गया था, लेकिन उनमें से बिके केवल 36,000, तो 4,000 हमारे पास बच गए। ये जो 4,000 है ये क्लोजिंग स्टॉक है। देखो ये यूनिट है, ये अमाउंट नहीं है। ये यहाँ पे ये अमाउंट नहीं दी गई कि इतनी अमाउंट है, यहाँ बताया गया है कि 40,000 खिलौनों का उत्पादन किया गया है। तो जो बचेंगे वो भी तो खिलौने ही हैं हमारे लिए, अमाउंट कोई कहलाएगी। अमाउंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगी, केवल आप इतना जान लीजिए अभी कि हमारे पास खिलौने बच कितने रहे, एक्स के कितने बच रहे हैं और वाई के कितने बच रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक्स का हमें पता चल गया कि 4,000 बच रहे हैं। कैसे? 40,000 का उत्पादन किया, 36,000 बिक गए, तो हमारे पास कितने बचे? 4,000। इस प्रकार वाई के लिए 1,20,000 का उत्पादन किया और उसमें से कितने बिके? 1 लाख बिके, तो हमारे पास कितने बचे? 20,000। अब देखिए इसमें ये तो कहा नहीं गया कि जो खिलौने हो इतने, मतलब एक खिलौना इतने का बिका है। तो ये जब ये नहीं कहा जाता कि एक खिलौना इतने का बिका है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट होती है, मतलब जो हमने जितना भी माल हमने उत्पादन किया है उसकी कॉस्ट ये है हमारी। तो उसकी एक यूनिट कितने की है?
तो एक खिलौना हमारा कितने का बना है 5.30 का। तो जो बचे हुए खिलौने हैं, देखो ये x का है और ये y का है, तो x वाले में x की मल्टीप्लाई करेंगे और y वाले में y की मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट की। तो यदि मुझे एक खिलौने का पता है तो मैं 4000 खिलौनों को आसानी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये वाली जो अमाउंट आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की लागत, उत्पादन की लागत कितनी है टोटल इतनी। और यदि मैं 40,000 खिलौनों से इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरी एक यूनिट निकल के आती है, तो ये एक यूनिट की अमाउंट कहलाएगी। अब जब ये एक यूनिट की अमाउंट है तो 4000 यूनिट की अमाउंट कितनी होगी, 4000 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह से 20,000 खिलौनों की, ये तो x के लिए हो गया। अब y के लिए देखते हैं पर यूनिट कितनी है इसकी 3.10, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हमारा आ जाता है इसका आंसर। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21,200 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62,000। अब देखिए ये माइनस करना है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 31,000, 3,10,000। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि बिके हुए माल की लागत है ये। देखो ये तो हमारी जो लागत आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो 40,000 की है, मतलब 40,000 खिलौने इतने रुपए के बने। अब देखिए हमारे पास 40,000 में से हमारे पास 4,000 बच गए। यदि मैं 4,000 की अमाउंट उसमें से घटा दूँ, टोटल खिलौनों की अमाउंट में से 4,000 जो कि हमारे पास बचे हैं उसकी अमाउंट को घटा दूं, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो बिके हुए खिलौनों की आएगी। ये जो सोल्ड है, सोल्ड का मतलब होता है बिका हुआ माल। गुड सोल्ड मतलब बिका हुआ माल की लागत। तो ये बिके हुए माल की लागत आई है हमारे पास इतनी। जो टोटल हमने प्रोडक्शन किया था 40,000 का, उसकी अमाउंट टोटल ये है, और उसमें से जो हमारे पास खिलौने बचे उसकी अमाउंट को घटा दें तो हमारे पास बिके हुए माल की लागत आती है। सेम इसी तरह से y में है, जैसे हम मैंने x में बताया इसी तरह से y में है। ये जो अमाउंट है टोटल y प्रकार के खिलौने कितने थे 1,20,000, तो 1,20,000 खिलौने बनाने में 3,72,000 का खर्चा आया है, लेकिन 20,000 खिलौने हमारे पास बच गए थे। यदि मैं उसकी अमाउंट 20,000 खिलौनों की अमाउंट इसमें से घटा दूँ टोटल में से, तो मेरे पास बचती है बचे हुए खिलौनों की अमाउंट। अब आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे आशा है आपसे। तो आगे चलते हैं, आगे हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें चाहिए सेलिंग ओवरहेड। यदि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड को प्लस कर देती हूँ तो मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। तो देखते हैं, यदि हमें सेलिंग ओवरहेड दिया है तो लिख देंगे, अदरवाइज़ हमारी कॉस्ट ऑफ सेल यही रहेगी। ठीक है, तो यदि हमें दिया है तो लिख के हम उसको ऐड करके यहाँ आ जाएगा, और यदि नहीं दिया तो ये। तो आगे पढ़ते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है बिक्री अपव्यय मतलब सेलिंग ओवरहेड। ये बिक्री अपव्यय होता है, मतलब बिक्री मतलब सेलिंग और अपव्यय मतलब ओवरहेड। तो प्रत्येक बेचे गए खिलौनों पर बिक्री अपव्यय मतलब सेलिंग ओवरहेड 25 पैसे है। मतलब जितने आपने खिलौने बेचे हैं। अब देखिए x ने कितने बेचे हैं, x ने बेचे हैं, यहाँ देखिए x ने 40,000 में से 36,000 बेचे हैं, तो x ने बेचे हैं 36,000, तो 36,000 इंटू 0.25। ठीक, इसी तरह से y ने कितने बेचे हैं, 1,20,000 में से 1,00,000 बेचे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1,00,000 इंटू 0.25। क्योंकि यहाँ जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड में कहा गया है कि प्रत्येक बेचे गए खिलौनों पर सेलिंग ओवरहेड 25 पैसे था। तो चाहे वो x का हो और चाहे वो y का हो, दोनों के लिए 25 पैसे है जितने हमने खिलौने बेचे। तो x ने बेचे हैं 36,000, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे
9,000 और इसकी अमाउंट हम इसमें करें, इस अमाउंट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ 25,000। अब मैं इसमें इसको देखो, आपको समझ तो आ गया होगा ये कि ये मैंने किस तरह से लिखा है, तो मैं इसमें इसको ऐड कर देती हूँ। तो हमारा आंसर आ जाता है 1,99,800 और इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 3,35,000। ठीक, देखो यहाँ पे आप यूनिट निकाल लेना जिस तरह से मैंने बताया है, वैसे मैं लास्ट में यूनिट निकाल दूँगी किस तरह से निकालनी है। अब हम निकालते हैं सेल, टोटल सेल मतलब सेल। अब सेल निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट। यदि हमें प्रॉफिट दिया है तो हम निकाल लेंगे सेल, और यदि हमें सेल दिया है तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, मतलब सेल दी गई है। एक्स के लिए, एक्स किस्म की जो खिलौने हैं वो 7 रुपये प्रति खिलौना है, और वाई किस्म की जो सेल है वो 5 रुपये प्रति खिलौना है। तो हम यह लिखेंगे एक्स के लिए। तो यहाँ देखिए हमने जो एक्स के खिलौने कितने बिके थे, 36,000 बिके थे, और उनकी जो सेल हुई है कितने रुपए की हुई है कि 7 रुपये प्रति खिलौना। तो ये आ जाएगा 7 रुपये प्रति खिलौना। और वाई के कितने बिके थे, 1,00,000 बिके थे हमारे खिलौने, और इसको प्रति खिलौना कितना बिका है हमारा 5 रुपये, मतलब 5 रुपये का एक खिलौना बिका है। तो हम इसकी अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। तो जो सेल है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स की अमाउंट आ जाती है हमारी 2,52,000, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह आ जाती है 50,000। अब देखिए ये तो हमारा अनुमान है कि हमें इतने का बेचना है, लेकिन यदि हम सेल करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं प्रॉफिट लाने के लिए, तो उसमें हमने प्राइस रखा। अब ये वाला जो प्राइस रखते हैं ये हम अपने पास से रखते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए। अब मान लो ये तो है नहीं कि आपने मतलब इतने 40,000 खिलौनों का निर्माण किया है, यानी कि 40,000 खिलौनों का जो प्रोड्यूस किया है, उत्पादन किया है, वो मतलब आपने उस पर जो खर्चा आया वो 2,00,000 का आया। अब आप 2,00,000 में तो बेच नहीं सकते, कुछ ज़्यादा बढ़ा के ही तो उसके प्राइस लगाओगे। तो इसी तरह से हमने उसके प्राइस कितने लगा दिए, 7 लगा दिए कि एक खिलौना 7 का बिका है, और यहाँ पे वाई का एक खिलौना 5 रुपये का बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट। यदि मैं इसमें से ये वह जो हमारी सेल है ये हमारी टोटल कॉस्ट भी कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, ये हमारी टोटल कॉस्ट भी कहलाएगी, मतलब उत्पादन करने में कितना हमें वैल्यू आई है। तो हमारी वैल्यू आई है ये। यदि मैं सेल में से इसको घटा दूं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 52,200, और सेल में से मैं टोटल कॉस्ट को घटा दूं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 1,65,000। अब देखिए ये कैसे डिसाइड किया, अब मैं बताती हूँ आपको। ये यूनिट से ही डिसाइड होता है। अब देखो यदि मैं इसकी टोटल कॉस्ट की यूनिट निकालूं तो मेरी यूनिट निकल के आती है ये 5.55, और इसकी मैं यूनिट निकालूं तो ये आती है मेरी 3.35। अब देखिए ये हमारी एक यूनिट है एक्स की, तो मैं इससे ज़्यादा ही तो रखूँगी यदि मैं अपना माल, यदि मुझे प्रॉफिट लेना है। अब देखो ये टोटल खर्चा आया है, मतलब 40,000 बनाने में जो हमारी वैल्यू आई है वो 1,99,800 की आई है, 1,99,800 की। अब यदि मैं यही प्राइस पे बेचती हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। मुझे इससे बढ़ा के यूनिट, मतलब इससे बढ़ा के पैसे उसके रखने होंगे। अब एक यूनिट का खर्चा मेरा 5.55 आया है, तो मैं इससे बढ़ा कर ही तो पैसे रखूँगी, तभी तो मेरा मुझे प्रॉफिट होगा। यदि मैं यही प्राइस रख दूँगी तो मुझे ना तो प्रॉफिट होगा, और ना ही हो सकता है कि मैं लॉस में चली जाऊँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट तो कभी भी नहीं होगा यदि मैं यही प्राइस रखती हूँ। तो मुझे प्राइस इस वैल्यू से बढ़ा के रखने पड़ेंगे। तो ये 5.55 है तो मैंने रख दिया इसका प्राइस 7। ये देखो मैंने खुद से नहीं रखा, मान लो एक कंपनी है उसने ये प्राइस रखा है। ये प्राइस हम खुद से नहीं रखते,
जो भी कंपनी होती है, मान लो आपकी कोई कंपनी खोल रहे हैं और आपने ही ये सब प्रोडक्शन किया है, तो आपके अनुसार जो वैल्यू खर्चा आया है एक यूनिट का वो 5.5 का है, तो आप इससे ज़्यादा बढ़ा के रखोगे। या तो आप 6 रखते हो, या 6.5 रख सकते हो, या 7 रख सकते हो, या 8 भी रख सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, और जिससे कस्टमर को भी ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये हमारा, जो इसमें देखो काफ़ी समय लगा है, और यदि हमें अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। और इसी प्रकार के क्वेश्चन को उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे तो है नहीं कि वो इजी 15 नंबर का क्वेश्चन और ऐसे ही रख देगा इजी सा, तो कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। देखो मुझे थोड़ा बताने में टाइम लगा है इसको आपको, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जब आपको आ जाएगा। जब आप खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये केवल और केवल 10 मिनट या 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।